नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं और अन्य गद्य विधाओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसकी कड़ी की शुरुआत हम हिंदी उपन्यास के माध्यम से कर रहे हैं। मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर और नोट्स पर आगे चर्चा करूं, उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसको लाने का मेरा उद्देश्य क्या रहा है। पहले हम उद्देश्य को समझेंगे, इसके बाद आप सभी को खुद इस चीज का एहसास होने लगेगा कि हाँ, इस तरीके से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के पास वन लाइनर किताबें मौजूद होंगी। उन किताबों को पढ़ पढ़ कर याद कर करके आप प्रैक्टिस सेट और तमाम किताबें पढ़ रहे होंगे, फिर भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही होगी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो हमारा जो प्रयास रहता है कि आप वन लाइनर किताबों को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, लेकिन हमारे वीडियो लेक्चर के साथ, नोट के साथ रिवीजन भी करते जाइए। तो यानी जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तब आपको लगेगा कि आपने जिन जिन वन लाइनर किताबों को पढ़ा था, वहां से जो भी तथ्य आपने देखे थे, वो तथ्य वन लाइनर किताबों के लेखक अपने से नहीं बनाए हैं, बल्कि किसी न किसी बुक में दिया गया है। तो इसके माध्यम से आपका रिवीजन होगा। पहला जो मेरा उद्देश्य है कि आप रिवीजन करते जाइए। दूसरा उद्देश्य है कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। वन लाइनर किताबों में आप देखेंगे कि ढेर सारे तथ्य दिए गए हैं। सबको याद करना संभव नहीं है और आपको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तीसरा मेरा उद्देश्य यह है कि बदलते हुए पैटर्न में आप देख रहे हैं कि कथन, तर्क और कारण पर आधारित ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो सीयूईटी पीजी हिंदी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो, हर जगह कथन, तर्क, कारण पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किसी न किसी बेसिक किताब को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इस लेक्चर के माध्यम से कथन, तर्क पर आधारित प्रश्नों को आप आराम से हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। चौथा मेरा उद्देश्य रहा है कि हम अकादमिक तरीके से पढ़ाई करें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भले पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जिस तरीके से आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या फिर किसी राज्य विश्वविद्यालय में जो चर्चित विश्वविद्यालय हैं, वहां पर आप प्रोफेसर के साथ पढ़ते हैं, वो कमी आपको इस चैनल पर महसूस न हो। हम भी जब अपने कॉलेज में, विश्वविद्यालय में बच्चों को सामने से पढ़ाते हैं, तो वहां पर बहुत कुछ बताने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम इस यहाँ प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं तो हमारे दिमाग में है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम आप सभी को बताएं, लेकिन आप मन ही मन उस अकादमिक पढ़ाई को भी महसूस करें, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। पांचवा मेरा उद्देश्य यह है कि सटीक दिशा के साथ हम सफलता तक पहुंचे। यानी कि जिन भी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए मैं सटीक दिशा आप लोगों को दूं, न कहीं मैं कोर्स बेचने के लिए बार बार आप सभी से प्रेरित करूं या फिर डिस्काउंट दूं, बल्कि हमारा जो काम है कि आपको फ्री में, निःशुल्क तरीके से सटीक दिशा बताई जाए और दिशा को आप पकड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे और सफल। तो ये मेरा पूरा उद्देश्य रहा है। क्योंकि इस सीरीज का ये पहला वीडियो लेक्चर है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। हम देखेंगे कि जो हिंदी उपन्यास लिखने की परंपरा शुरू हुई, उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि अक्सर ये माना जाता है कि आधुनिक काल से हुई है, जिसे हम उपन्यास कह रहे हैं। इसको हम आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। यानी कि आधुनिक काल के पहले रीतिकाल, भक्ति काल या फिर आदि काल में
जो महाकाव्य की स्थिति थी वही आधुनिक काल में आकर उपन्यास ने जगह बनाई। लेकिन उपन्यास लिखना क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे भी कारण है। तो बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस काल में व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों का एक मध्य वर्ग पैदा हो गया था। उपन्यास का आविर्भाव मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और समस्याओं को लेकर हुआ। मान लीजिए कथन तर्क पर आधारित सवाल पूछा जाए और एक दे दिया जाए कथन कि उपन्यास का आरंभ क्यों हुआ, मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और समस्याओं को लेकर, फिर कारण दे दिया जाए, ठीक है, और फिर नीचे सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहले आपको दिमाग में रखना है कि जो हम हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं उन उपन्यासों के लिखने के पीछे का जो कारण रहा है वो रहा मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखना शुरू हो गया। अब ये मध्यवर्गीय आकांक्षाएं क्या है और समस्याएं क्या है, आगे हम क्रमशः इन पारिभाषिक शब्दावलियों पर भी चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो उच्च मध्यवर्ग, मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग, निम्नतर मध्यवर्ग, कई वर्गों में बटा हुआ है। तो मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखना शुरू हुआ और इसकी शुरुआत भी हुई। अब सवाल यह उठता है कि हिंदी में उपन्यास लेखन की शुरुआत कहां से माना जाए, भारतेंदु युग से माना जाए फिर आगे का जो भी कालखंड है उससे माना जाए। तो इसको लेकर बड़ा मतभेद है। बच्चन सिंह ने संकेत किया कि कुछ लोग इसका आरंभ भारतेंदु की एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानते हैं। तो इस विवाद में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक रचना आ गई जिसका शीर्षक काफी लंबा है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये किसकी है, भारतेंदु की है। इसके कुछ ही पृष्ठ लिखे गए थे, भारतेंदु ने इसको पूरा नहीं लिख पाया, कुछ ही पृष्ठ लिखे गए थे, किंतु विद्वानों के मतानुसार इसमें उपन्यास की संभावनाएं हैं। पर इसके आधार पर भारतेंदु को हिंदी उपन्यासकारों का पुरस्कर्ता नहीं माना जा सकता। ये विचार किसका है, बच्चन सिंह का है। उन्होंने उपन्यास लेखन की पृष्ठभूमि को बता दिया कि इसकी शुरुआत देखा जाए तो भारतेंदु युग से हो गई थी। उनकी एक रचना एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती से माना जा सकता है, लेकिन ये रचना पूरी नहीं थी, अधूरी थी, कुछ ही पृष्ठ इसके लिखे गए थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें उपन्यास की संभावनाएं थी, अगर इसको पूरा किया जाता तो एक उपन्यास का रूप ले सकता था। अब उपन्यास का रूप कैसे होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी और उपन्यास दोनों के 6 तत्व होते हैं, जिसमें कथानक है, चरित्र चित्रण है, संवाद योजना है, ठीक है, देश काल वातावरण है, उद्देश्य है, भाषा शैली है। उसके आधार पर हम उपन्यास की एक संरचना को या फिर स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। बच्चन सिंह का यह कहना है कि भले ही उसमें उपन्यास की संभावनाएं थी, लेकिन इसके आधार पर हम भारतेंदु को हिंदी उपन्यासों का पुरस्कर्ता यानी कि शुरुआत करता नहीं मान सकते हैं, नहीं माना जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे लिखते हैं कि हिंदी उपन्यासों की परंपरा को पीछे ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी जिसका प्रकाशन 1870 में, वामा शिक्षक जिसका प्रकाशन 1872 में, भाग्यवती जिसका प्रकाशन 1877 में को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं। तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं जो तथ्य दिया गया है कि हिंदी के उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है और कौन कौन से ऐसे उपन्यास हैं जो कि प्रथम की दौड़ में है। जो मैंने ऊपर कहा था कि वन लाइनर किताबों को आप पढ़ते हुए रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी जब मैंने कहा कि देवरानी जेठानी की कहानी 1870, तो आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे उनके दिमाग में बात आ रही होगी, जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत में होंगे उनको मैं अलर्ट कर दूं कि अगर नहीं आ रहा है तो एक बार सीरियसली आप जरूर रचनाकारों और रचनाओं को पढ़ते हुए जो भी उपन्यास है उनको क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक हैं
गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त। ठीक है, सभी के दिमाग में अब बात आ गई। वामा शिक्षक, वामा शिक्षक के जो लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद व कल्याण प्रसाद। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण प्रसाद, या फिर राय भी इनका नाम कई जगहों पर दिखाई पड़ता है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, वामा शिक्षक, सन 1872 में इन्होंने लिखा। भाग्यवती के उपन्यासकार कौन थे? श्रद्धाराम फिलौरी। तो इसका मतलब है कि जो शुरुआती ये 3 उपन्यासों को आप देख रहे हैं, इनको हिंदी के पहले उपन्यास में हम गिनते हैं। ये सभी उपन्यास कैसे थे? स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है। बच्चन सिंह ने इन तीनों उपन्यासों को कहा कि जो शुरुआती उपन्यास हैं वो स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है, इनमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। जो औपन्यासिक तत्वों की मैंने चर्चा की कि 6 तत्व हैं, उन सभी का क्या है? इसमें अभाव है। लेकिन हम जब भी हिंदी के प्रथम उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो इनका जिक्र होता है, और ये हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो क्रम के अनुसार पूछ लिए जाएं, चाहे सुमेलित के दृष्टिकोण से पूछ लिए जाएं, चाहे वन लाइनर में पूछ लिए जाएं। ठीक है, पूछे ही जाते हैं, तो इनको क्लियर करके रखिए। देखिए यहाँ पर देवरानी जेठानी की कहानी है, तो ये कहानी विधा में नहीं है बल्कि उपन्यास है। बाकी को तो आप याद रखेंगे। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रवृत्ति की दृष्टि से इस काल के उपन्यासों को सामाजिक, तिलस्मी जासूसी, स्वच्छंदतावादी और ऐतिहासिक रोमांस की श्रेणियों में रखा जा सकता है। यानी प्रवृत्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतेंदु योगीन जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे थे वो सामाजिक थे, तिलस्मी या जासूसी पैटर्न पर आधारित थे, स्वच्छंदतावादी भी थे और ऐतिहासिक रोमांस की प्रवृत्ति को लिए हुए थे। आगे चर्चा करते हैं और बार बार वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी याद करते हैं। कौन? बच्चन से लिखते हैं कि शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। यही सही है। यानी कि बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से सहमत है कि उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को अगर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है तो ये बात क्या है? सही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं बार बार क्यों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ने का आग्रह करता हूं। इसीलिए करता हूं कि कोई भी इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे, जिस इतिहास ग्रंथ पर मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आप देख रहे हैं कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर सीयूईटी का हमने जो पेपर हल करवाया था उसमें भी यहां से बहुत सवाल पूछे गए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ पे हमने शुरुआत की है चर्चा करनी, जो कि आपके लिए काफी लाभप्रद होगी। तो शुक्ल जी की बातों से बच्चन सिंह भी सहमत हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। लिखते हैं कि लाला जी यानी कि श्रीनिवास दास लक्ष्मण दास की दिल्ली की कोठी के प्रमुख प्रबंधक थे। उन्हें व्यापारिक जीवन तथा मध्य वर्ग के बिगड़े युवकों का व्यावहारिक अनुभव था। अब ये उपन्यास आपको उस तरफ ले जा रहा है जिस तरफ मैंने बताया कि आधुनिक काल में जो उपन्यास लिखने शुरू हुए थे तो क्यों उपन्यास लिखे जाने लगे? कारण यह था मध्य वर्ग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि परीक्षा गुरु में भी व्यापारिक जीवन तथा मध्य वर्ग के बिगड़े युवकों का इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। आगे लिखते हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी जैसा चर्चित नाटक लिख चुके थे। यानी लाला श्रीनिवास दास का एक नाटक भी है रणधीर प्रेम मोहिनी। मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ को चित्रित करने के लिए वे साहित्य के नए ढांचे को खोज रहे थे। इसे उन्होंने संसारी वार्ता कहा है। जिसको हम उपन्यास कह रहे हैं उसको लाला श्रीनिवास दास ने क्या कहा? संसारी वार्ता का नाम दिया है। यह सवाल पूछा जा सकता है, आगे किसी भी परीक्षा में आ सकता है कि संसारी वार्ता शब्द का प्रयोग किसने किया है। यह परिकथाओं से पृथक जीवनानुभव पर आधारित है। कथा में आवश्यकता अनुसार उलटफेर, चरित्र चित्रण, साकांक्षता आदि के समावेश द्वारा इसे उपन्यास का काम चलाऊ विन्यास मिल गया है। लंबे लंबे उबाऊ शिक्षामूलक प्रकरणों के कारण विन्यास में भी बिखराव भी कम नहीं है। तो यहां पर देखिए
जिस परीक्षा गुरु को हम हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, वो भी स्पष्ट रूप से उपन्यास के जो विन्यास हैं या फिर तत्व हैं उन पर बहुत सटीक नहीं बैठता है, फिर भी उपन्यास का काम चलाओ विन्यास इसमें मिल जाता है। वास्तव में इस उपन्यास में कुसंग के कारण बिगड़े हुए व्यापारी नवयुवक की कहानी है, जो अच्छे संग के कारण सुधर जाता है, पर बीच बीच में सुख दुख, सज्जनता आदि पर किताबी विचार विमर्श उबाऊ हो जाते हैं। आगे लिखते हैं कि अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। यानी परीक्षा गुरु, यह कथन ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु के संदर्भ में यह किसका कथन है कि अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नव जागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। और ये वही समय है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक निबंध लिखा था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उन्होंने भी उन्नति को लेकर चिंता व्यक्त की थी। और आप देख रहे हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास में भी लाला श्रीनिवास दास ने खेती और कल कारखानों की उन्नति पर विशेष बल दिया है। लिखते हैं कि अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है, देशी भारत में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है, पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इस तरह उस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया वह प्रशंसनीय है। और एक सूत्र दे देते हैं यहां पर कि आगे चलकर प्रेमचंद के जो भी उपन्यास रहे हैं, यह माना जाए कि उनका जो स्रोत रहा है या फिर उद्गम रहा है वो कहीं न कहीं पूर्ववर्ती उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास से जुड़ा हुआ है। लिखते हैं कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उपन्यास लेखन की जो परंपरा है और उसका कैसे विकास हो रहा है, कैसे एक उपन्यासकार दूसरे उपन्यासकार से जुड़ा हुआ है, विषय वस्तु के दृष्टिकोण से और शैली के दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं कि इस युग में कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट के दोनों उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी जो कि 1887 में लिखा गया, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में, शिक्षा मूलक और सुधारवादी। यानी बालकृष्ण भट्ट, इनकी एक खास पत्रिका है, चाहे तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। लेकिन उपन्यासकार के तौर पर देखें तो आपको इनके दो उपन्यासों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। और ये दोनों उपन्यास कैसे हैं? शिक्षा मूलक और सुधारवादी दृष्टिकोण से। पहले में नायक विनायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी में आप देखेंगे इसका जो नायक है विनायक, ये डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है, यानी कि एचपी करता है, हृदय परिवर्तन करता है। दूसरे में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है, यानी कि सुधारवादी उपन्यास है। परीक्षा गुरु की परिपाटी के अनुरूप इनमें भी नीतिपरक उदाहरणों की भरमार है। आगे जो उपन्यासकार है उनका नाम है मेहता लज्जाराम शर्मा, जिनका उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, 1899 में लिखा गया। इसमें भी सत्संग की महिमा को विषय वस्तु बनाया गया है। धूर्त रसिक लाल भी सत्संग की महिमा का उपन्यास है। मेहता के अन्य उपन्यासों में आदर्श हिंदू, जो कि गृहस्थ और आदर्श दंपत्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है, आदर्श हिंदू किसका उपन्यास है, या फिर आदर्श हिंदू गृहस्थ और आदर्श दंपत्ति का स्वरूप किनके उपन्यासों में प्रस्तुत किया गया है? तो नाम है लज्जाराम शर्मा। अगले जो उपन्यासकार है उनका नाम है राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, 1889 में। हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है, जो तत्कालीन समाज में व्याप्त एक मनोवृत्ति को
उजागर करता है। तो निस्सहाय हिंदू भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। किसका है? राधा कृष्ण दास का है। और इसकी विषय वस्तु क्या रही है? हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण ये उपन्यास करता है, और साथ में तत्कालीन समाज में व्याप्त एक मनोवृत्ति को भी उजागरित करता है या फिर इसको प्रस्तुत करता है। अगले जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 2 उपन्यास लिखे। ठेठ हिंदी का ठाठ 1889 ईस्वी में और अधखिला फूल 1907 ईस्वी में। पहले में ठेठ हिंदी में अनमेल विवाह का परिणाम और दूसरे में सतीत्व का गौरवगान किया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि उपन्यास है, नहीं तो लगेगा कि कहीं भाषा विज्ञान की तो कोई पुस्तक नहीं है, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन क्या है? ये उपन्यास है और इसमें विषय वस्तु क्या है? अनमेल विवाह का परिणाम क्या होता है। और दूसरा जो उपन्यास है अधखिला फूल, इसमें सतीत्व का गौरवगान किया गया है। अगले जो उपन्यासकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न 1885 में। अंबिका दत्त व्यास का उपन्यास आश्चर्य वृत्तांत 1893 में, और ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है सौंदर्योपासक 1911 ईस्वी में। ये सभी उपन्यास स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी उपन्यास है और कौन नहीं है। तो श्यामा स्वप्न, आश्चर्य वृत्तांत, सौंदर्योपासक, ये तीनों उपन्यास जो हैं स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। उपनिवेश विरोधी वातावरण में व्यक्ति स्वातंत्र्य की नींव पड़ चुकी थी। इन उपन्यासों में प्रेम को केंद्र में रखकर नए मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन इन्हें ठीक ठिकाने का स्वच्छंदतावादी नहीं कहा जा सकता। इन पर रीति प्रणाली का भी गहरा प्रभाव है। जगमोहन सिंह भारतेंदु के मित्रों में से थे। इस तथ्य को ध्यान में रखिए, आपको वन लाइनर किताबों में शायद ये तथ्य दिखाई पड़े। जगमोहन सिंह, जिन्होंने कि श्यामा स्वप्न नाम का उपन्यास लिखा, ये भारतेंदु के मित्रों में से थे। उन्होंने मध्य प्रदेश का अच्छा भ्रमण कर रखा था। श्यामा स्वप्न के संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण पर शुक्ल जी मुग्ध है, पर श्यामा स्वप्न का औपन्यासिक ढांचा अलंकृत मूलक और बिखरा बिखरा है। इसकी विषय वस्तु एकदम नई है। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार का स्वच्छंद प्रेम वर्णन है। इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास सिद्ध होता है, पर नायक नायिका के आलिंगन, चुंबन, विरह निवेदन, रूप चित्रण, ऋतु वर्णन आदि उपन्यास के स्वच्छंदतावादी ढांचे में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। दूसरा जो उपन्यास है आश्चर्य वृत्तांत, जो कि अंबिका दत्त व्यास का लिखा गया, कि आश्चर्य वृत्तांत जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, विस्मय मूलक अलौकिक दृश्यों से भरा पड़ा है। इसमें पाश्चात्य संस्कृति की निंदा और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की गई। ब्रजनंदन सहाय भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवनी लेखक भी थे। ऊपर बताया गया कि जगमोहन सिंह भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र थे, लेकिन यहां पर ब्रजनंदन सहाय, जिनके उपन्यास का नाम आपके मन में आ गया होगा सौंदर्योपासक, ब्रजनंदन सहाय ने सौंदर्योपासक नाम से उपन्यास तो लिखा, साथ में इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी भी लिखी है। मान लीजिए सामान्य रूप से ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो आपके दिमाग में ब्रजनंदन सहाय का नाम आ जाना चाहिए। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने और भी जीवनियां लिखी, ठीक है, तो ब्रजनंदन सहाय उनमें से एक है। उनके पास भी ठाकुर जगमोहन सिंह का कवि मन था। प्रेम के वे वैसे ही पुजारी थे, प्रकृति वर्णन में उनको वैसा ही रस आता था। यानी ब्रजनंदन सहाय का भी जो हृदय था वो कवि हृदय था, कवि हृदय जिसमें कि प्रेम, प्रकृति वर्णन अनायास ही आ जाता है। जगमोहन सिंह के उपन्यास का तो एक नैतिक पक्ष भी है, पर सौंदर्योपासक सामाजिक नैतिकता से परे सौंदर्योपासना को स्वयं साध्य मानता है। वह विवाह एक से करता है और अपनी साली के सौंदर्य की उपासना करता है।
मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि किस उपन्यास में साली के सौंदर्य की उपासना को विषय वस्तु बनाया गया है, तो अब आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ब्रजनंदन सहाय का जो उपन्यास है सौंदर्योपासक। वैसे आप वन लाइनर किताबों में बैठ के एकदम से याद कर लिए होंगे कि सौंदर्योपासक के उपन्यासकार कौन है, कब प्रकाशित हुआ, सब कुछ, लेकिन यहाँ पर एक देख रहे हैं हम नया तथ्य। अब इसको आप जीवन में भी नहीं कभी भूलेंगे। सवाल पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें कि पत्नी का नहीं बल्कि साली के सौंदर्य की उपासना की गई है। इसमें पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तम पुरुष आपने पढ़ा होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सौंदर्योपासक किस शैली में लिखा गया है? उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है, और इस तरीके का लिखा जाने वाला ये हिंदी का पहला उपन्यास है। आगे चलकर जैनेन्द्र और अज्ञे ने भी उत्तम पुरुष का ज्यादातर प्रयोग किया है। ठीक है ना? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे एक उपन्यासकार दूसरे उपन्यासकार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिंदी उपन्यास की जो लेखन की परंपरा रही है, विकास रहा, वो धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में बैठना शुरू हो गया होगा। इसी दौर में आते हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री के अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास चंद्रकांता 1891 के प्रकाशित होने पर तिलस्मी उपन्यासों की धूम मच गई। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है कि चंद्रकांता उपन्यास किस तरीके का है, तो ये तिलस्मी उपन्यासों के अंतर्गत आता है। किसका है? देवकीनंदन खत्री का। खत्री जी ने नवगढ़ के जंगलों का ठेका ले रखा था। विंध्यावटी के नदी नाले गुफा गुहों में उन्हें एक रहस्यमयता दिखाई पड़ी। चुनार के किले से उन्हें मध्यकालीन आलखंड के जादुई युद्ध याद आए। इसकी प्रेरणा से उन्होंने चंद्रकांता का जो ढांचा खड़ा किया वह अय्यारों के करिश्मों और बाजीगरी से भरा पड़ा है। यानी तिलस्म में आप देख रहे हैं कि जादुई इसमें कुछ किस्म की बातें की जाती हैं। और विषय वस्तु कहाँ की बनाई गई है? नवगढ़ का इलाका है, जो आप देखेंगे मिर्जापुर, चंदौली का या सोनभद्र का इलाका है, उधर का ये क्षेत्र लिया गया है। चुनार का एक नाम लिया गया है। जो लोग मिर्जापुर के होंगे या फिर बनारस के आसपास के होंगे वो भली बात इसको जान गए होंगे। इसी से प्रेरणा लेते हुए चंद्रकांता का ढांचा खड़ा किया गया। वह अय्यारों के करिश्मों और बाजीगरी से भरा पड़ा है। चंद्रकांता विजयगढ़ नरेश की कन्या है। चंद्रकांता जो नाम पड़ा हुआ है ये एक नायिका प्रधान उपन्यास आप देखेंगे, फीमेल के नाम पर है। आमतौर पर हम महिलाओं का नाम भी चंद्रकांता देखते हैं और पुरुषों का नाम भी देखते हैं। आज क्लियर हो गया होगा कि चंद्रकांता कौन है? विजयगढ़ नरेश की कन्या है। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर नवगढ़ का राजकुमार मुग्ध हो जाता है, लेकिन विजयगढ़ के मंत्री पुत्र की आंख भी उस पर लगी हुई है। मंत्री पुत्र चुनारगढ़ के राजा को अपने पक्ष में कर लेता है। युद्ध होता है, इसमें अय्यार लड़ते हैं। अंत में चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार का विवाह हो जाता है। यह कहानी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उपन्यास की बनावट। उपन्यास की बनावट महत्वपूर्ण है, कहानी तो जो है वो है ही। यह तिलस्म और अय्यार के ताने बाने से बुना गया है। तिलस्म एक इमारत होती है जो ज्योतिषियों, तांत्रिकों, नजमियों की देख रेख में बनाई जाती है और उसमें अपार संपत्ति सुरक्षित रहती है। यह जायसी के सिंघलगढ़ से कहीं अधिक रहस्यमय है। तो देखिए यहां पर जायसी का भी उल्लेख बच्चन सिंह ने चंद्रकांता का मूल्यांकन करते हुए कर दिया। मान लीजिए इतना दूर से कथन काटकर पूछ लिया जाता है कि यह जायसी के सिंघलगढ़ से कहीं अधिक रहस्यमय है, किस उपन्यास के बारे में कहा जा रहा है, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि यह चंद्रकांता है। आगे लिखते हैं कि इसमें एक बार फंसने पर बाहर निकलना असंभव सा है। कहीं विशालकाय बगुला खड़ा है जो आदमी को देखते ही लील जाता है, कहीं गुंजलक मारे अजदहा बैठा है। उसने सांस ली कि आदमी उसके पेट के भीतर, यहाँ पर अजगर को आप इंडिकेट कर सकते हैं, उसके भीतर पहाड़, खो, बाग बगीचे, नदी नाले, फल फूल सब कुछ विद्यमान है। ऐशो आराम का पूरा संसार। युद्ध अय्यार ही करते हैं,
वे जब चाहें रूप बदल सकते हैं, जहां चाहें क्षण भर में पहुंच सकते हैं। उनके पास एक जादुई बटुआ होता है जिसमें बेहोश करने की जड़ी बूटी और बेहोशी दूर करने का लखलखा और अदृश्य करने वाला गुटका होता है। इस तरह के उपन्यासों में पाठक एक बार धंसा तो फिर बाहर निकलना संभव नहीं। तो आपने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देवकी नंदन खत्री ने हिंदी के विकास में काफी योगदान दिया। उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए तमाम उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था और अलग अलग भाषाओं के लोग भी हिंदी सीखे। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके की विषय वस्तु मिलेगी तो कोई भी पढ़ने के लिए तत्पर होगा और रुचि रखेगा। इसके कुछ अपने नियम होते हैं। तिलस्म नायक ही तोड़ेगा। अय्यारों की भी अपनी आचार संहिता होती है। प्रश्न होता है कि इस तरह के उपन्यासों की रचना क्यों की गई? बच्चन सिंह सवाल उठाते हैं, क्या यह केवल तिलस्म होशरुबा के प्रभाव में लिखी गई जैसा प्रेमचंद मानते हैं? क्या यह शुद्ध मनोरंजन की निर्मित की गई जैसा खत्री का मानना है? यहां पर दो महत्वपूर्ण उपन्यासकारों को जोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। उनका कहना है, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद ने बताया कि उपन्यास लेखन के क्षेत्र में या फिर कहानी लेखन के क्षेत्र में तिलिस्म होशरुबा का प्रभाव उनके ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ये तो प्रेमचंद से जोड़ दिए और खत्री से जोड़ रहे हैं कि क्या उपन्यास लेखन उन्होंने सिर्फ शुद्ध मनोरंजन के लिए निर्मित किया? ये सवाल उठाते हैं। आगे लिखते हैं कि कुछ ऐसे कथाकार अय्यार आलोचक हैं जो अपने रंगीन चश्मे से इसमें उसी प्रकार राष्ट्रीयता ढूंढ निकालते हैं जिस प्रकार एक पंडित वर्ग वेदों में वायुयान निर्माण की विधि अन्वेषित कर लेता है। मेरे विचार से यह मध्यकालीन सामंती परिवेश का ध्वंस विशेष है जिसमें झूठी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, झूठे वैभव और कृत्रिम शौर्य का प्रदर्शन होता है। अंग्रेजी राज्य की पूर्ण स्थापना के बाद विगत की प्रभावहीन जुगाली की जा सकती, अपनी हार को तिलस्म की भूल भुलैया में भुलाया जा सकता है। प्रेमचंद के उपन्यास इसकी प्रतिक्रिया भी है। आगे चलकर प्रेमचंद ने उपन्यासों में एक नया मोड़ भी लाया। इसीलिए जब भी उपन्यासों का इतिहास लेखन किया जाएगा तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखा जाता है। उनके पूर्व, उनके युग में और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चन सिंह ने तमाम सवाल उठाए कि उपन्यास किस हिसाब से लिखे जा रहे थे, लेकिन कई आलोचक हैं ऐसे उपन्यासों में भी राष्ट्रीयता ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप रिसर्च के टॉपिक को ढूंढते हैं और चाहते हैं कि किसी पुराने विषय पर भी हम काम करें तो कुछ उसमें नवीनता को खोजें, तो आलोचकों का काम है हर एंगल से देखने का। तो कुछ आलोचक तिलस्म में अय्यारी पर आधारित उपन्यासों में भी राष्ट्रीयता को खोज लेते हैं। यहां पर ये बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इस उपन्यास के अतिरिक्त, यानी कि चंद्रकांता के अतिरिक्त, खत्री जी ने कई अन्य उपन्यास लिखे। उनमें चंद्रकांता संतति को विशेष ख्याति और लोकप्रियता मिली और चंद्रकांता संतति के भी कई भाग हैं, लगभग 24 भागों में विभक्त उपन्यास है। खत्री के उपन्यासों की देखा देखी गोपाल राम गहमरी ने तिलस्मी उपन्यासों की लय पर जासूसी उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया। उन्होंने लगभग 200 उपन्यासों की रचना की है। ठीक है, खत्री जी ने जो उपन्यास लिखे हो तो लिखे ही। अगले जो उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी, इन्होंने उपन्यास लेखन में एक बड़ा ही नया मुकाम खड़ा किया, जिसमें कि इन्होंने तिलस्मी उपन्यासों के ही आधार पर जासूसी उपन्यास लिखना शुरू कर दिया और लगभग 1-2 उपन्यास नहीं लिखे, ये 200 उपन्यास लिखे। ये भी बड़ी मार्के की संख्या है। अक्सर हम बात करते हैं कि प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, तो 300 कहानियां तो व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन 200 उपन्यासों को लिखना अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है। फिर भी हमें परीक्षाओं की तैयारी करना है तो कम से कम सवाल आ जाए कि गोपाल राम गहमरी के कितने उपन्यासों की चर्चा की जाती है, तो 200 तो आप याद ही रखिए। और किस तरीके के उपन्यास लिखते थे? जासूसी उपन्यास। आगे लिखते हैं कि अपने उपन्यासों के प्रकाशनार्थ उन्होंने जासूस नामक एक पत्र भी निकाला। सीयूईटी के पेपर को जब हम हल कर रहे थे तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था कि गोपाल राम गहमरी से रिलेटेड,
पूछा गया था। तो हमने आप सभी से एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि गोपाल राम गहमरी एक पत्र निकालते थे जिसका नाम है जासूस नामक पत्र निकालते थे, और उसी में अपने उपन्यासों को धारावाहिक तरीके से छापते भी थे। खत्री के उपन्यासों की बरगदी छाया में उनके जासूसों का स्वतंत्र रूप नहीं बन पाया। यहां पर भी वही बाजीगरी, वही गुप्त कोठरियां, वही खटका दबा देने पर दीवार का गायब होना शामिल था। यानी कि देवकीनंदन खत्री के आगे गोपाल राम गहमरी के उपन्यास नहीं टिक पाए, भले उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कारण यह था कि जो विषय वस्तु देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यासों में लिया था, बाजीगरी या फिर चमत्कार दिखाना, वही सारी चीजें जासूसी उपन्यासों में भी गोपाल राम गहमरी ने लिया। इस काल में किशोरीलाल गोस्वामी ने भी उपन्यास लिखने का काम किया। उन्होंने किस्म किस्म के उपन्यास लिखे, सामाजिक, ऐतिहासिक, अयारी, तिलस्मी और जासूसी। जो काम पहले के उपन्यासकार एक ही प्रवृत्ति के आधार पर किया करते थे, उस काम को किशोरीलाल गोस्वामी ने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण से करना शुरू कर दिया। सभी उपन्यासकारों की विशेषताओं को उन्होंने समेट लिया। तो क्या उसका परिणाम निकला कि सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, अयारी, तिलस्मी और जासूसी सभी तरीके के उपन्यास लिखना शुरू कर दिए। उनमें शिक्षा और धर्म दोनों का घालमेल है। यानी किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास हैं, ज्यादातर उपन्यासों में शिक्षा और धर्म दोनों का मिश्रण है। शुक्ल जी ने उनके छोटे बड़े 65 उपन्यासों का उल्लेख किया है। गोपाल राम गहमरी के बाद आप देख रहे हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की संख्या यहां पर दी गई है। कितनी संख्या है? 65। ऐसा शुक्ल जी का मानना है। कौन कौन से उपन्यास हैं, कुछ का नाम दिया गया है जो कि प्राय परीक्षाओं में आते रहते हैं। प्रणयिनी पढ़ रहे, हृदय हारिणी, वह आदर्श रमणी, तारा, जिंदे की लाश, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल के आधार पर कहा जा सकता है कि वे सनातन धर्म की रूढ़ियों के पोषक, हिंदूवादी मरे हुए संस्कारों के समर्थक और प्रतिक्रियावादी उपन्यासकार थे। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप है। नदी के द्वीप, मान लीजिए नदी है, ठीक है, तो बीच बीच में जो खाली स्थान है, ठीक है, उसको द्वीप कहा जाता है, जो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ। तो कहा जा रहा है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए बच्चन सिंह द्वारा कि इन उपन्यासों में सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन, थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में नदी के द्वीप ही है। जो कि आगे चलकर एक संकेत सा हो जा रहा है कि अज्ञे ने जो उपन्यास लिखा था उससे मिलता जुलता, ठीक है। उर्दू के उपन्यासकार मौलाना अबुल हलीम शरर का उल्लेख यहां पर किया गया है। इनके जितने भी उपन्यास लिखे गए वो मुसलमानी दृष्टिकोण से लिखे गए। कुल मिलाकर अगर हम भारतेंदु योगीन उपन्यासकारों की बात करें तो इनमें पुरातन प्रियता और नएपन का मिला जुला रंग है। एक ही स्थान पर प्रतिक्रिया और प्रयोग का अनमेल संगम है। लेकिन नारी शिक्षा, अनमेल विवाह का विरोध है, स्त्री स्वातंत्र्य आदि कुछ ऐसे विचार बिंदु हैं जो आगे के उपन्यासों में मिलते हैं। कथा वस्तु के निर्माण में घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। घटनाएं भी वैचित्र्यपूर्ण, विस्मय और रोमांचकारी। पात्र अच्छे बुरे खानों में बटे हुए हैं। उपदेशों की कम भरमार नहीं है। रूपात्मक दृष्टि से यानी शैली के दृष्टिकोण से इन्हें निर्माणात्मक अवस्था का उपन्यास कहा जा सकता है। यानी भारतेंदु योगीन जो भी उपन्यास थे वो अभी निर्माण की अवस्था के उपन्यास कहे जा सकते हैं, ऐसा मानना है बच्चन सिंह का। प्रेमचंद ने धीरे धीरे अपने को इससे मुक्त किया। यानी कि शुरुआती दौर के उपन्यासकार उपन्यास थे, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों को आप देखेंगे तो उसमें एक परिपक्वता नजर आती है। आगे हम बात करेंगे इन्हीं प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो लेक्चर की सीरीज शुरू हो रही है, हम परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही, लेकिन साथ में
सब्जेक्टिव तौर से भी हम अध्ययन करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आपके जीवन का जो समय है वो बहुत ही कीमती है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि अगर आप कुछ वक्त निकालकर इस चैनल को दे रहे हैं तो आप यहाँ से कुछ प्राप्त करें, कुछ पाएं, आप कुछ लाभ मिले। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट्स के माध्यम से ही प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।